नमस्कार। बीए सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए 56 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ये 57th वीडियो है और अलेक्जेंडर पोप पर हम ये बात करेंगे आज। अलेक्जेंडर पोप के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और इनकी जो पोइम थी एसे ऑन मैन वो मैंने इंग्लिश में और हिंदी दोनों में अपलोड किया है, 2 अलग वीडियोज़ में। तो 3 वीडियोज़ हो चुके हैं अलेक्जेंडर पोप पर और ये 4th वीडियो है उन पर। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें जो नोट की हैं, हालांकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर वीडियो बनाया था वहाँ भी मैंने आपको नोट कराया था और अगर नहीं देखा है तो फिर से आप यहाँ भी नोट कर लीजिए। रेप ऑफ द लॉक ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी रचना और ये 1712 में पब्लिश हुआ था और 1714 में फिर इसका रिवाइज्ड और एनलार्ज्ड एडिशन निकला था। तो ये दोनों डेट्स याद कर लीजिएगा। थोड़ा शोर आ रहा होगा क्योंकि मेरे घर में थोड़ी तोड़फोड़ मची हुई है। ह्यूमन बींग्स हम ऐसे ही होते हैं, पहले घर बनाते हैं फिर तोड़ते हैं, कुछ कमी आ जाती है, तो ये चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। थोड़ा सा आपको शोर बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, अलेक्जेंडर पोप का एक चीज़ और है कि इनके फादर का नाम भी अलेक्जेंडर पोप ही था। कई और ऑथर्स के बारे में भी मैंने आपको नोट कराया है। ये बड़ी ख़ास बात होती है कि जब पिता का जो नाम है वही बेटे का भी नाम होता है, तो ख़ास चीज़ होती है। और अदर ऑथर्स पर भी जब मैंने वीडियो बनाया है तो आपको नोट कराया कि उनके फादर का नाम याद कर लीजिए जिनके सेम नाम है। तो अलेक्जेंडर पोप के फादर का नाम भी अलेक्जेंडर पोप था और इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ मैंने पिछले वीडियो में भी आपको नोट करने को कहा था, फिर से बोल रही हूँ कि ये ज़रूर नोट कर लीजिए, इन पर क्वेश्चन आते हैं। 21 मई 1688 को उनका जन्म हुआ और 30 मई 1744 को उनकी डेथ हुई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द लाइफ ऑफ पोप, पोप का जीवन। और मैंने 4-5 बुक्स में पढ़ा, जो मुझे आपके लिए बेस्ट लगा वो मैंने आपके लिए चूज़ किया है। अक्सर आप बुक्स के बारे में पूछते हैं, देखिए मेरे पास आगरा के जितने पब्लिकेशंस हैं सभी की बुक्स मेरे पास होती हैं, बरेली से आती हैं कुछ बुक्स। तो बुक्स मेरे पास बहुत सारे पब्लिकेशंस की होती हैं, तो जो बेस्ट होता है वो मैं चूज़ करके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है कि आपके लिए इजी भी होगा उसकी लैंग्वेज और उसमें सारे फैक्ट्स भी कवर हो जाएं। तो किसी एक बुक को या किसी एक पब्लिकेशन को इस तरीके से रिकमेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। ज़्यादातर मैं आपको बताती ही रहती हूँ। चलिए यहाँ पर हम पोप की लाइफ के बारे में बात करते हैं। अलेक्जेंडर पोप वॉज बॉर्न इन लोम्बार्ड स्ट्रीट। तो अलेक्जेंडर पोप का जो जन्म हुआ था वो लोम्बार्ड स्ट्रीट में ऑन May 21, ये मैंने आपको डेट नोट ही करा दी, 1688 को जन्म हुआ था उनका। ही वॉज ब्रॉट अप इन द रोमन कैथोलिक फेथ। हाँ, ये बहुत ख़ास चीज़ है। रोमन कैथोलिक फेथ के साथ थोड़ा सा कई बार अन्याय हुआ है, आपने देखा है। तो उनका जो फेथ था, रोमन कैथोलिक धर्म था, उनका विश्वास जो था, जिसको मानने वाले थे वो। हिज फादर वॉज अ लिनेन मर्चेंट। उनके जो पिता थे वो लिनेन के व्यापारी थे। हु मैरिड, जिन्होंने शादी की एज हिज सेकेंड वाइफ, अपनी दूसरी पत्नी के रूप में, एडिथ टर्नर से, लेडी ऑफ रेस्पेक्टेबल यॉर्कशायर फैमिली, जो कि एक महिला थी, रेस्पेक्टेबल यानी कि सम्मानित, यॉर्कशायर फैमिली की, परिवार की, एंड ऑफ सम फॉर्च्यून, और वो थोड़ी ऑफ सम फॉर्च्यून का मतलब वो कुछ धनी भी थी। मेड अ कॉम्पिटेंस, यानी कि उनको थोड़ा सा, मेड अ कॉम्पिटेंस का मतलब हुआ कि उनको थोड़ा धन की प्राप्ति हुई और थोड़े से धनी हो गए। एंड रिटायर्ड, और चले गए टू अ स्मॉल प्रॉपर्टी, एक छोटी सी जो संपत्ति थी वहाँ पर, एट बिनफील्ड, बिनफील्ड में नियर विंडसोर, विंडसोर के पास। और इसीलिए विंडसोर फॉरेस्ट नाम से एक कविता भी लिखी है अलेक्जेंडर पोप ने। तो वो वहाँ पर रहते थे। विंडसोर जो जगह है, जंगल है, फॉरेस्ट है, वहाँ पर वो रहते थे। तो अगर कभी जिक्र आए कि विंडसोर फॉरेस्ट जो है, जो कविता है वो किस पर आधारित है, तो आपको याद रखना है कि वो वहाँ रहते थे। ऑन अकाउंट ऑफ हिज रिलीजन, अपने धर्म की वजह से, यंग पोप वॉज डिनाइड, यंग यानी युवा पोप को वॉज डिनाइड, उनको वंचित कर दिया गया, द प्रिविलेज मीन्स विशेषाधिकार से, ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के, एट अ फर्स्ट क्लास स्कूल यानी प्रथम श्रेणी के स्कूल में, यानी अच्छे स्कूलों में बच्चों को एडमिशन नहीं मिलते थे अगर वो रोमन कैथोलिक धर्म के मानने वाले होते थे। हालांकि अभी ऐसा नहीं है, अब तो किसी भी धर्म के मानने वाले किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में
अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1688 में इनका जन्म हुआ था, तो उस ज़माने में ऐसा था कि रोमन कैथोलिक धर्म होने की वजह से बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं मिलता था। कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ उनको डिग्री नहीं देती थी। तो यही अलेक्जेंडर पोप के साथ भी हुआ। थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको लग रहा होगा, बहुत धाय आवाज़ हो रही है, टूट रही है कोई चीज़, एक दीवार है जो बनी हुई थी वो तोड़ी जा रही है। अब पूरे दिन काम चलता है, मैं फिर ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, आपका वीडियो भी बनाना है, अपलोड करना है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बट हिज स्टूडियस नेचर, बट लेकिन हिज स्टूडियस, उनकी जो पढ़ाकू नेचर, प्रकृति थी, स्वभाव था उनका, आदत थी, डिड मच, उसने काफ़ी कुछ किया, टू सप्लीमेंट माने क्षतिपूर्ति करने के लिए, द डिजल्ट्री स्कूलिंग। डिजल्ट्री मीन्स होता है कि जिसमें कोई मेथड ना हो, अनमेथडिकल, यानी कि जैसे हम अच्छे स्कूल में जाते हैं तो नर्सरी से एडमिशन होता है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई होती है, लेकिन रोमन कैथोलिक होने की वजह से इनको इनकी जो पढ़ाई थी वो उसमें कोई मेथड नहीं था, यानी स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई नहीं हुई उनकी, तो वो डिजल्ट्री स्कूलिंग कहलाएगी उनकी, अव्यवस्थित शिक्षा आप कह सकते हैं। ही रिसीव्ड जो उनको मिली एट द हैंड्स ऑफ लोकल प्रीस्ट एंड ट्यूटर्स, जो वहाँ के लोकल यानी स्थानीय प्रीस्ट पुजारी थे और ट्यूटर्स थे, उनके शिक्षक थे, तो उन्हीं से उन्होंने शिक्षा पाई। जैसे हमारे यहाँ पहले पंडित जी पढ़ाया करते थे, गुरुजन मतलब प्रॉपर स्कूल्स नहीं होते थे, तो ऐसे ही बच्चों को पढ़ा दिया जाता था, तो उसी तरीके से इनकी शिक्षा हुई। अ सीवियर इलनेस, एक बड़ी भयानक बीमारी, व्हेन ही वॉज स्टिल यंग, जब वो अभी युवा ही थे, यानी छोटे ही थे, बचपन में ही उन्हें एक बड़ी भयानक बीमारी लग गई, अंडरमाइंड हिज हेल्थ, जिसने उनके स्वास्थ्य को अंडरमाइन माने ख़राब कर दिया। आपको मालूम है इनकी लंबाई केवल 4.5 फीट थी। आप सोचिए कि 4.5 फीट की अगर हम लड़कियों की लंबाई भी मान लीजिए 5 फुट रह जाती तो हमको लगता है कि हमारी लंबाई बहुत कम है। बॉयज़ को तो और ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि बॉयज़ की लंबाई थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए। तो 4.5 फीट का अगर कोई लड़का है तो क्या बर्दाश्त करना पड़ा होगा बेचारे को। तो उनकी जो हाइट यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, अंडरमाइंड हिज हेल्थ, उनका स्वास्थ्य ख़राब हो गया। एंड ही डेवलप्ड, और उनके अंदर विकसित हो गई अ फिज़िकल डिफॉर्मिटी, एक शारीरिक डिफॉर्मिटी मीन्स जैसे शरीर आड़ा टेढ़ा हो जाता है ना, तो वो डिफॉर्मिटी कहलाती है। आप कह सकते हैं वक्रता, हिंदी में बोलते हैं। अब आप देख लीजिए डिफॉर्मिटी, जैसे अष्टावक्र थे ना, तो 8 जगह से टेढ़ा था उनका शरीर, तो इसी तरीके से डिफॉर्मिटी उनमें पैदा हो गई। दीज इन्फॉर्मिटीज़, ये कमियाँ, एलाइड टू हिज ससेप्टिबल टेम्परामेंट, एलाइड माने मिलकर, टू हिज ससेप्टिबल मतलब ससेप्टिबल वो होता है जो आसानी से प्रभावित हो जाता है, इजीली अफेक्टेड आप बोल सकते हैं। तो उनका जो टेम्परामेंट था, जो उनका स्वभाव था, वो इजीली अफेक्टेड था, और ये कमियां भी उनमें थीं। तो इन सब चीज़ों ने मेड हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी को बना दिया वन लोन डिसीज़, एक अकेली बीमारी। दो हालांकि नेवर, कभी नहीं, अ प्रोफाउंड और एक्यूरेट स्कॉलर, वो कभी बहुत प्रोफाउंड माने होता है गहरा, एक्यूरेट सटीक होता है, स्कॉलर विद्वान होता है। तो हालांकि वो कभी बहुत गहरे और बहुत सटीक विद्वान नहीं रहे या छात्र नहीं रहे। ही हैड अ गुड नॉलेज ऑफ लैटिन, उनको एक अच्छा ज्ञान था लैटिन भाषा का, एंड अ वर्किंग एक्वेंटेंस, और उनकी वर्किंग माने काम चलाऊ, एक्वेंटेंस माने ज्ञान था उनको, विद ग्रीक, एक्वेंटेंस वैसे जान पहचान होती है, विद ग्रीक यानी यूनानी भाषा से। तो उनको लैटिन भी आती थी, ग्रीक भी आती थी, हालांकि यूनिवर्सिटीज़ में और अच्छे स्कूल्स में उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला। बाय 1704, 1704 तक ही हैड रिटन, और वो लिख चुके थे, अ गुड डील ऑफ वर्ड्स, अच्छी खासी कविताएँ, अ गुड डील ऑफ माने ढेर सारी, बहुत सारी कविताएँ, विच अट्रैक्टेड, जिन्होंने आकर्षित किया, द अटेंशन, ध्यान, ऑफ वाइकरली, हु इंट्रोड्यूस्ड हिम, जिन्होंने उनको परिचित किया, टू टाउन लाइफ, शहरी जीवन से, एंड टू अदर मैन ऑफ लेटर्स, और दूसरे मैन ऑफ लेटर्स माने जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, लेखक लोग हैं, उनसे। इन 1709, ये कुछ डेट्स हैं जो मैंने आपको अंडरलाइन भी की हुई हैं, और आप वीडियो पॉज कीजिए और इनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। तो
जैसे डेट ऑफ बर्थ और डेथ मैंने आपको कहा था, उनको नोट कीजिए। और ये 1709 में हिज पेस्टोरल्स वर पब्लिश्ड, उनकी पेस्टोरल्स रचना है वो पब्लिश हुई, प्रकाशित हुई इन टॉनसन्स मिसलेनी, टॉनसन की मिसलेनी में। एंड 2 years लेटर, और 2 साल बाद, द एसे ऑन क्रिटिसिज्म, यानी एसे ऑन क्रिटिसिज्म प्रकाशित हुआ। तो 2 साल बाद का मतलब हुआ 1711। ये मैंने आपके लिए नोट भी किया है और आप भी अपने लिए नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में कि 2 साल बाद यानी कि 1711 में ये उनकी रचना प्रकाशित हुई, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। अपीयर्ड माने सामने आई या प्रकाशित हुई। एंड वॉज प्रेज्ड, और उसकी तारीफ की गई बाय एडिसन, एडिसन के द्वारा इन स्पेक्टेटर। तो स्पेक्टेटर से आप पहले ही परिचित हैं, एडिसन का एक ये न्यूज़पेपर था जिसमें उसके एसेज पब्लिश होते थे, द स्पेक्टेटर नाम से था, जो एडिसन और स्टील दोनों ने मिलकर निकाला था। तो इसमें एसे ऑन क्रिटिसिज्म की तारीफ की एडिसन ने, लेकिन एडिसन पर ही एक व्यंग सटायर लिखा है खुद अलेक्जेंडर पोप ने। द रेप ऑफ द लॉक, तो मैं पहले ही डेट नोट करा चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेप ऑफ द लॉक 1712 में पब्लिश हुआ और उसका रिवाइज्ड और एनलार्ज्ड एडिशन 1714 में पब्लिश हुआ। ये दोनों डेट्स याद रखिएगा। द रेप ऑफ द लॉक अ ब्रिलियंट सटायर, जो कि एक बहुत अच्छा व्यंग है ऑन द फैशनेबल लाइफ, फैशनेबल ज़िंदगी पर, ऑफ हिज टाइम, जो उनके समय की थी, उनके ज़माने की जो फैशनेबल लाइफ थी लोगों की, उस पर एक व्यंग है। इन द फॉलोइंग ईयर, वो अगले साल प्रकाशित हुआ। ओनली एनहांस्ड, उसने केवल बढ़ाया हिज रेप्यूटेशन, उनकी प्रसिद्धि को। एंड ही वॉज सून रिगार्डेड, और जल्दी ही उनको माना गया एज द लीडिंग पोइट, यानी मुख्य कवि ऑफ द टाइम, अपने समय का। इट वन हिम, इट यानी इसने, यानी कि रेप ऑफ द लॉक ने, वन हिम माने उनको प्राप्त कराया, उनको दिलाया, अ कनेक्शन माने जान पहचान, विद द चीफ लिटरेरी फिगर्स, चीफ माने मुख्य, लिटरेरी माने साहित्यिक, फिगर्स माने लोगों से, व्यक्तित्वों से, व्यक्तियों से, ऑफ द एज, जो कि उस युग के थे, जिनमें गे था, स्विफ्ट था, स्टील, एडिसन और स्टील की अभी बात हुई ना, स्टील और एडिसन एंड कॉन्ग्रीव। एंड ही बिकेम, और वो बन गए, यानी अलेक्जेंडर पोप बन गए, अ मेंबर ऑफ द स्क्रिबलर्स क्लब, स्क्रिबलर्स क्लब था यानी लेखकों का क्लब, उसके सदस्य बन गए। पोप्स इंडस्ट्री, पोप का जो मेहनत थी, वॉज अनटायरिंग, वो कभी ना थकने वाली थी। एंड हिज लिटरेरी आउटपुट, और उनका जो साहित्यिक रचनाएं हैं ऑलमोस्ट लगभग कंटिन्यूड, जारी रहा, अंटिल हिज डेथ, उनकी मृत्यु तक। इन 1713, 1713 में विंडसोर फॉरेस्ट, नोट कर लीजिएगा, अभी इसकी बात हुई थी विंडसोर फॉरेस्ट की। एंड द टेम्पल ऑफ फेम अपीयर्ड, और टेम्पल ऑफ फेम ये प्रकाशित हुए। एंड इन 1715 और 1715 में द ट्रांसलेशन ऑफ द इलियड वॉज बिगन, तो उन्होंने इलियड, आप परिचित ही हैं, होमर का महाकाव्य है, होमर ने 2 महाकाव्य लिखे हैं, इलियड और ओडिसी, ग्रीक लैंग्वेज में, तो उसको ट्रांसलेट करना उन्होंने शुरू किया अलेक्जेंडर पोप ने 1715 में। एंड द वर्क वॉज पब्लिश्ड, और ये रचना प्रकाशित हुई एट इंटरवल्स माने रुक रुक कर, बिटवीन दैट ईयर यानी 1715 एंड 1720 और 1720 के बीच में। इट वन, इसने दिलाई, इनॉर्मस मीन्स बहुत ज़्यादा, पॉपुलैरिटी लोकप्रियता, किसको दिलाई? अलेक्जेंडर पोप को। एंड ब्रॉड द पोइट, और इस कवि को प्राप्त कराया £5,000, 5,000 पाउंड, बहुत बड़ी धनराशि थी उस समय। इट वॉज फॉलोड, और इसके बाद आया बाय ओडिसी, ये भी मैंने आपको बताया होमर का महाकाव्य है इलियड और ओडिसी, तो पहले उन्होंने इलियड को ट्रांसलेट किया, फिर ओडिसी को ट्रांसलेट किया 1725 टू 26, 1725-26 में। ये नोट करने हैं आपको, वीडियो बीच में पॉज करना है और ये सब नोट करना है। इन विच, जिसमें कि ही हैड द असिस्टेंस, उनको सहायता मिली, ऑफ ब्रूम एंड फेंटन। हालांकि थोड़ा सा गहरा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनर क्या पूछ ले कोई गारंटी नहीं है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि ओडिसी को ट्रांसलेट करने में उनको ब्रूम और फेंटन की सहायता मिली। हु, जो कि स्पेशली द फॉर्मर, ख़ास तौर पर जो पहला यानी कि ब्रूम, कॉट हिज स्टाइल, उसने उसकी स्टाइल को पकड़ लिया, यानी अलेक्जेंडर पोप की स्टाइल को पकड़ लिया, सो एग्जैक्टली, इतने सटीक रूप से, एज
जितना कि ऑलमोस्ट लगभग टू डिफाई आइडेंटिफिकेशन। डिफाई मतलब जो फेल कर देता था, असफल कर देता था, आइडेंटिफिकेशन माने पहचान को, यानी इस तरीके से ट्रांसलेट करता था कि लगता ही नहीं था कि ये अलेक्जेंडर पोप ने नहीं ट्रांसलेट किया। तो यहाँ पर ब्रूम और फेंटन ने इनकी सहायता की। द ट्रांसलेशन वॉज रियली पॉपुलर, और ये जो ट्रांसलेशन था वास्तव में बड़ा लोकप्रिय हुआ। एंड इंक्रीज्ड, और इसने बढ़ा दिया पोप्स गेन्स, पोप का लाभ, पोप की मतलब अचीवमेंट, उनको जो मॉनिटरी बेनिफिट हुआ, जो उनको पैसे की कमाई हुई, टू अबाउट पाउंड 8,000, लगभग 8,000 पाउंड, विच प्लेस्ड हिम, और जिसकी वजह से जिसने उनको रख दिया इन अ पोजीशन, एक स्थान पर, ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक इंडिपेंडेंस की, आर्थिक रूप से वो आज़ाद हो गए, स्वाधीन हो गए। फिर आगे देखते हैं। द ईयर 1725, जो साल 1725 था, वॉज टू सी, वो देखने वाला था, द बिगनिंग, शुरुआत, ऑफ दैट पीरियड, उस अवधि की, इन पोप्स कैरियर, पोप के कैरियर में, विच वॉज टू मेक हिम, जो उसको बनाने वाला था, फेमस, प्रसिद्ध, एज अ मॉरलिस्ट, एक नैतिक उपदेशक के रूप में, एंड अ सैटायरिस्ट, और एक व्यंग्यकार के रूप में। ही प्रिपेयर्ड, उन्होंने तैयार किया, हिज, अपना, फेमस अटैक, उनका जो प्रसिद्ध आक्रमण है, यानी सटायर है, व्यंग है, ऐसे कोई तलवार लेके आक्रमण नहीं किया, शब्दों का आक्रमण है, ऑन ग्रव स्ट्रीट, ग्रव स्ट्रीट यानी ये लेखकों का जो समूह था उस पर, एंड इन मई 1728, और मई 1728 में एपियर्ड यानी प्रकाशित हुआ, द डंसयार्ड, ये बहुत फेमस है। डंस माने गधा होता है, डंसयार्ड मतलब गधों का सम्मेलन, या फिर गधों की सभा, या फिर गधानामा आप कह सकते हैं। अ हीरोइक पोएम इन 3 बुक्स, तो ये एक हीरोइक कविता है 3 किताबों में, 3 बुक्स में। तो इन 3 बुक्स, ये भी आपको याद रखना है कि डंसयार्ड कितनी बुक्स में लिखा गया है, वो 3 बुक्स में लिखा गया है। इन दिस बुक, इस कविता में, विद सैवेज फ्यूरी, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से से, सैवेज होता है बिल्कुल जंगली तरीके से, फ्यूरी गुस्सा होता है, तो जंगली तरीके के गुस्से के साथ, पोप लैश्ड, पोप ने आलोचना की है, एट द स्मॉल विट्स, यानी जो छोटे छोटे विट्स, मतलब जो लेखक हैं, विट माने होता है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, तो, और पोएटास्टर यानी जो छोटे मोटे कवि हैं, तो जो छोटे मोटे लेखक हैं, कवि हैं, उन सब पर अटैक किया है, उन सबको क्रिटिसाइज़ किया है, उन सबको गधा बताया है डंसयार्ड अपनी रचना में। एंड हु हैड इंजर्ड हिम, एंड दोज, और उन पर भी उसने अटैक किया है, उनको भी क्रिटिसाइज़ किया है जिन्होंने उसको इंजर किया, यानी उसका मजाक बनाया। तो ये काउंटर अटैक था एक तरीके से उन लोगों के ऊपर जिन्होंने पहले मजाक बनाया था अलेक्जेंडर पोप का। थियोबाल्ड बिकेम द सेंट्रल डंस, तो उसमें जो मुख्य गधा है वो थियोबाल्ड है, अराउंड हुम, जिसके चारों ओर सर्कल्ड, यानी घेरे हुए थे जिसको के, लाइक सैटेलाइट्स, जैसे कि सैटेलाइट घेरे रहते हैं, उपग्रह घेरे रहते हैं, राउंड अ प्लेन, नहीं प्लानेट होना चाहिए यहाँ पर, तो एक उपग्रह को, एक ग्रह को, एक प्लानेट को जैसे सैटेलाइट्स घेरे रहते हैं, वैसे ही थियोबाल्ड को बाकी गधों ने घेर रखा है। सम 100 अदर कंटेम्प्रेरी डंसेस, सम कुछ 100 लगभग 100 अदर दूसरे कंटेम्प्रेरी समकालीन डंसेस माने गधे। द बुक, ये जो किताब थी, ऑफ कोर्स वास्तव में क्रिएटेड अ सेंसेशन, इसने एक सनसनी पैदा कर दी, बट सो ब्रिलियंट, लेकिन इतना अच्छा, वॉज द स्टाइल, शैली थी, जो तरीका था लिखने का अलेक्जेंडर पोप का, वो इतना ज़्यादा ब्रिलियंट था, इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बौद्धिक था। सो एल्फिन, यानी इतना जादुई, द मैलिशियसनेस, उनकी ईर्ष्या थी, उनकी जलन थी, दैट के द ग्रव स्ट्रीट हैक्स, तो ग्रव स्ट्रीट के जो हैक्स माने जो लेखक थे, वर इमोर्टलाइज्ड, वो सब अमर हो गए, रेदर देन, बजाय एक्सटिंग्विश्ड, यानी ख़त्म होने के, बाय पोप सैटायरिकल विट, पोप की व्यंगात्मक बुद्धि के द्वारा। तो पोप ने तो उनको अटैक किया था कि अब इनको कोई नहीं पढ़ेगा, इनको कोई नहीं जानेगा, लेकिन वास्तव में वो सब पोप के माध्यम से ही अमर हो गए, इमॉर्टल हो गए। बिटवीन 1731 एंड 1735, यानी 1731 और 1735 के बीच में ही प्रोड्यूस्ड, उन्होंने
प्रकाशित की या उन्होंने लिखी हिज एपिस्टल्स। एपिस्टल होता है खत यानी पत्र, तो अपने एपिस्टल्स लिखे। अच्छा, इसके बारे में एक बात और नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में कि एपिस्टल्स को लेटर नोन एज मॉरल एसेज, बाद में उनको मॉरल एसेज के रूप में जाना गया। ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सी बुक थी, कौन सी रचना थी अलेक्जेंडर पोप की जो बाद में मॉरल एसेज नाम से जानी गई। तो उनके एपिस्टल्स को बाद में मॉरल एसेज के नाम से जाना गया। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो 1731 से 35 के बीच में उन्होंने एपिस्टल्स पब्लिश किए, द लास्ट ऑफ विच, जिनमें से कि जो अंतिम था एड्रेस टू आर्बथनॉट, जो कि उन्होंने एड्रेस किया था, संबोधित किया था आर्बथनॉट को, इज़ ऑल्सो नोन, उसको जाना जाता है एज द प्रोलॉग, प्रोलॉग के रूप में टू द सेटायर्स, सेटायर्स के। तो ये भी आपको नोट करना है। एंड कंटेन्स, और उसमें शामिल हैं हिज अनग्रेटफुल कैरेक्टराइजेशन, उनका अनग्रेटफुल यानी कृतज्ञता से भरा हुआ। कुछ लोग एहसान फरामोश होता है ना, तो एहसान फरामोशी से भरा हुआ कैरेक्टराइजेशन यानी चरित्र चित्रण ऑफ एडिसन। मैंने अभी आपको बताया था ना कि एडिसन ने तो तारीफ़ की थी उनकी, खासकर रेप ऑफ द लॉक की तारीफ़ की है स्पेक्टेटर में, लेकिन अलेक्जेंडर पोप ने एडिसन का जो कैरेक्टराइजेशन किया है बहुत बुरे तरीके से किया है। तो ये उनकी एहसान फरामोशी दिखाता है। एडिसन अंडर द नेम ऑफ एटिकस, एटिकस नाम से, तो एडिसन का नाम एटिकस वहाँ पर रखा है, ये भी आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में, नोट करते जाइएगा। एंड ऑल्सो द एसे ऑन मैन, और फिर उनका एसे ऑन मैन प्रकाशित हुआ 1733 में, रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोलिंगब्रोक, जो कि बोलिंगब्रोक के प्रभाव में लिखा गया। दिस पोइम वॉज इंटेंडेड, ये जो पोइम थी, कविता थी, इसका इरादा था टू फॉर्म पार्ट ऑफ अ सीरीज़, कि ये एक सीरीज़ का भाग होगी ऑफ फिलोसॉफिक पोइम्स यानी दार्शनिक कविताओं के, इन विच, जिसमें कि ह्यूमन नेचर, मानव प्रकृति, वॉज टू बी सर्वेड, उसका सर्वे किया जाना था, उसका आकलन किया जाना था सिस्टमेटिकली यानी क्रमिक रूप से, या आप कहिए कि व्यवस्थित रूप से। द सेटायर्स यानी उनके जो व्यंग हैं, कलेक्टेड, जो संग्रहित किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं, अंडर द टाइटल यानी शीर्षक से ऑफ इमिटेशंस ऑफ होरेस। तो टाइटल क्या है उनके सटायर्स का? इमिटेशंस ऑफ होरेस। वर पब्लिश्ड, वो प्रकाशित हुए बिटवीन द ईयर 1733 एंड 1738, 1733 से 1738 के बीच में। तो ये आपको मार्क करना है। एंड दीज मार्क द क्लोज, और इन्होंने मार्क मतलब एक तरीके से स्थापित किया, द क्लोज माने अंत, ऑफ पोप्स पोइटिकल कैरियर, पोप के जो कवित्व का उनका कैरियर था, यानी उनका जो कविता लिखने का कैरियर था, वो यहाँ आकर समाप्त हो गया। अ नेचुरली डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन, एक नेचुरली स्वाभाविक रूप से डेलिकेट नाजुक कॉन्स्टिट्यूशन यानी उनकी बनावट थी, उनका शरीर था। अ डिफॉर्म्ड बॉडी, और उनका जो थोड़ा सा टेढ़ा शरीर था, डिफॉर्मिटी थी, उसमें कमियां थीं। एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस, और बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव थे, संवेदनशील थे। जैसे कि हमसे कोई कुछ कह देता है, कुछ लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हंस के टाल देते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनको बहुत फ़र्क पड़ता है अगर उनसे कोई गलत शब्द बोल दे। तो ऐसे ही थे अलेक्जेंडर पोप, एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस थी उनके अंदर, यानी बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता थी। ओवर एक्साइटमेंट, और बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते थे, जल्दी गुस्से में भर जाते थे। एंड ओवर वर्क, और काम बहुत ज़्यादा करते थे। कितना सारा उन्होंने लिखा है, आपने देखा ही, बहुत ज़्यादा काम, ज़रूरत से ज़्यादा काम। डिड नॉट प्रॉमिस अ लॉन्ग लाइफ, तो ये सारी चीज़ें मिलकर वादा नहीं करती एक लंबी ज़िंदगी का। तो एक व्यक्ति के अंदर जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जी सकता। एंड पोप डाइड, और पोप की मृत्यु हो गई ऑन May 30, 1744, 30 मई 1744 को, एज्ड 56, 56 साल की उम्र में। तो 56 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती, तो इस उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये था उनका लाइफ और उनके कुछ मेन वर्क्स। मुझे लगता है ये वीडियो में मुझे यहीं समाप्त करना चाहिए। धन्यवाद।